आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के जो उत्तर वाला काल है उसी के ऊपर में देखेंगे कि मौर्य के उत्तर काल, जिसको मौर्योत्तर काल कहते हैं, और उस दौरान भारत में 4 देशी और 4 विदेशी राजवंशों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात को जानेंगे, जहां से आपके 12th क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर में देखेंगे। और सबसे आज का जो क्लास है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इतना आज के क्लास में आपको सीखने वाले हैं जो शायद ही आप किसी प्लेटफॉर्म पे सीख पाएंगे। अब बोल रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है आपके क्लास में, तो हम आपको पहले बता दें कि जब आप एनसीईआरटी जब बुक खोलेंगे तो वहां पे मौर्य वंश की स्थापना वर्ष देगा आपको 321 ईसा पूर्व। लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक छोड़ देंगे तो बाकी जगह जब हम पढ़ते हैं तो वहां आप पढ़ेंगे कि 322 ईसा पूर्व में जो है वो घनानंद को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश की नींव पड़ती है। तो बाकी सभी जगह आपको 322 ईसा पूर्व पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में 321 ईसा पूर्व मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि आखिर एनसीईआरटी ये 321 ईसा पूर्व क्यों प्रयोग करती है, उसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिक नहीं मिल पाता है। तो आज के वीडियो सेशन में हम आपको वीडियो के बीच में ये लॉजिक देने वाले हैं कि आखिर हम 321 ईसा पूर्व एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो क्यों, आखिर यहां पे 322 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, और कौन ज्यादा जो है अच्छा रहेगा, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक कड़ी धारा जाए पहले से अगर आप पढ़ते आ रहे हैं, इसके लिए जानकारी दे दें कि सेकंड चैप्टर राजा किसान एवं नगर जो है 12वां क्लास के, तो इसमें हम आपको समझा क्या रहे हैं, तो मौर्य वंश के उत्तर के काल को, जिसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। अभी ये भी कहा है तो भारतीय इतिहास में पहले वैदिक सभ्यता हुई, इसके बारे में पढ़ा दिए। उसके बाद का जो आगे का फेज आई है वो महाजनपद, और जब समय आगे बीता तो मगध का उत्कर्ष देखे, जिसमें हरियक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, और वही नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद का कत्ल कर करके और फिर यहाँ पे आ जाते हैं गद्दी पे कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके द्वारा मौर्य वंश की नींव डाली जाती है। मौर्य वंश में आपको हम पढ़ाए, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य वंश में आपको पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार धुरधारा से, और बिंदुसार का जो लड़का है अगला उत्तराधिकारी अशोक, और अशोक के काल तक हम आपको पहले इतिहास पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाते आए हैं। और आज अशोक के बाद अगर हम बात कर लें तो इतने बड़े मौर्य साम्राज्य का अशोक के बाद धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। कहेंगे सर पतन कैसे होना शुरू हो जाता है, तो कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य काफी विशाल साम्राज्य हो गए थे। अशोक के टाइम में तो कलिंग को भी जीत लिया गया था। अब लेकिन जितने बड़े साम्राज्य की स्थापना होता है, और अगर इस बड़े विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए अगर कोई राजा कमजोर आएगा तो बाहरी वाला जो जहां विदेशों से आपके साम्राज्य लग रहा है, तो विदेशी लोग हैं उनको एक बार मौका मिल जाता है आपके साम्राज्य के अंदर प्रवेश करने का। और इतने साम्राज्य जो है एक योग्य राजा नहीं आ पाते हैं तो साम्राज्य टूटने लगते हैं, और टूटते टूटते एक दिन उसका विघटन हो जाता है। और यही विघटन के काल जो है आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। याद करेंगे आप, ये इस समय की अगर बात कर ले तो ये कर्नाटक का उत्तरी भाग, और इस तरह से पूरा अशोक जो है कश्मीर को भी जीता था, और बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तकला जो बॉर्डर है ये लगा हुआ था। सर इतने बड़े विशाल भूखंड की अगर बात कर ले तो ये कौन साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य। लेकिन अब बात आती है, ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां पे लिखे हैं 4 देशी और 4 विदेशी, तो सभी बातों को देखेंगे। लेकिन ये पहले आपको जानना जरूरी है कि अशोक के बाद अगला कोई राजा बनता है तो वो कुणाल है, और कुणाल से इस तरह से राजा दशरथ, और दशरथ से काफी सारे राजा आते हैं, और मौर्य वंश के बाद अंतिम राजा जो होते हैं उनका नाम है बृहद्रथ। तो इस तरह से पूरी अगर हम बात कर लें तो लगभग 321 ईसा पूर्व से लेकर करके और 384 ईसा पूर्व तक जो है ये पूरे मौर्य काल चलते रहता है। अब ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन अशोक की बात आपको तो हम पढ़ाए थे कि अशोक का जो राज्याभिषेक होता है वो 269 ईसा पूर्व में होता है, जबकि इसके पिता 273 में ही मर जाते हैं। तो 273 में इनके पिता बिंदुसार की मृत्यु होती है, तो 73 से लेकर के शायद 269 तक जो है
वो कहीं ना कहीं संघर्ष को लेकर के, उत्तराधिकारी को लेकर के संघर्ष चल रहा था। क्योंकि अशोक के साथ और भी अन्य उनके भाई थे, तो अशोक के भाइयों में संघर्ष रहा था कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और फाइनल अशोक का जब राज्याभिषेक होता है वो वर्ष है 269 ईसा पूर्व। अब देखिए इस सब बात का कहीं पर भी इतिहास में उल्लेख नहीं है कि अशोक का राज्य अभिषेक जो है वो 269 ईसा पूर्व में होता है। अब ये डेट कैसे निकाला जाता है, तो केवल जो दक्षिण भारत में अगर हम जाएंगे तो दक्षिण भारत से एकदम नीचे में चल जाएंगे तो श्रीलंका जो देश मिलता है वहां पे याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो बातें चलेगी। और बौद्ध धर्म की जब बातें चलेंगे तो कई बौद्ध ग्रंथों में हमारे यहाँ के राजा अशोक का वर्णन मिलेगा। अब कहोगे कि अशोक का वर्णन क्यों मिलेगा, तो अशोक जो है एक विशाल सम्राट, विशाल राजा है और अशोक अपने समय काल में श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया है। यहां तक कि अशोक तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन करवा रहा है। तो बताओ बौद्ध धर्म में अशोक की चर्चा चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। और अशोक की जब चर्चा चली है तो यह नहीं लिखा गया कि इतना ईसा पूर्व में ये राजा बन रहा है। अब उस समय तो अगर हम लोग बात करें तो ये तो आज आधुनिक जो इतिहासकार है ना वो न कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुराने कब से हमारा इतिहास आया है, तो चलो ईसा पूर्व के पहले बीसी कर देते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी कर देते हैं, ईस्वी कर देते हैं। तो वहां 269 ईसा पूर्व नहीं लिखी गई है। वहां हम लोग ऐसे निकालते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के इतना वर्ष के बाद जो है अशोक का राज्य अभिषेक हो रहा है। अब उतना वर्ष जब हम लोग लेस कर देते हैं महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ, तो उसमें से इतना वर्ष जब लेस करेंगे तब हमको जो समय ज्ञात होता है वो होता है 269 ईसा पूर्व। और ऐसे इतिहासकार जो है 269 ईसा पूर्व निकालते हैं। अब हम आपको थोड़ी सी बात आपको कर ले कि इतने बड़े साम्राज्य के जो राजा है वो मौर्य वंश को अपना लिए, बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं। और बौद्ध धर्म को अपनाने पर क्या है कि अब वो हिंसा करना छोड़ दिए हैं। तो जो भी इधर सीमा लग जा रही है ईरान उरान के तरफ से और इधर और आगे बढ़ेंगे तो ईरान से, तो बाहर विदेशियों वाला का आंख गड़ गया है। कितने बड़े साम्राज्य के राजा जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया, ये हमला करने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं मौर्य की जो सेना है वो भी शिथिल सी गई है। अब वो बाहरी ताकतों के आगे वो लड़ नहीं सकते हैं। आप सोचो कि सेना बहुत रखे हुए हैं, लेकिन वो सेना को कभी युद्ध में ना तो लड़ा रहे हो ना तो युद्ध के लिए उसको तैयार कर रहे हो, अभ्यास करवा रहे हो। तो अगर युद्ध हो जाएगा तो उसका अभ्यास ही नहीं रहेगा तो वो कैसे लड़ पाएगा। जैसे अगर देखेंगे कि स्टेट का जो पुलिस होता है एकदम थाना में मस्त एक बार ज्वाइनिंग हो जाता है तब पूरा ट्रेनिंग व्रेनिंग करके आता है, फरफराइत रहता है। अब फिर ज्वाइनिंग हो गया तब 20 साल 30 साल के बाद तो उन फुला करके एकदम थाना में सुता रहता है। लेकिन ये वो आप देखेंगे जो केंद्र का सेंट्रल टाइप का जो फोर्स वगैरह होगा, जैसे बीएसएफ हो गया, बॉर्डर उड़र पर वाला, इसके अलावा सीआरपीएफ, ये सबको देखेंगे तो एकदम फिजिकली फिट होता है, जखनी कहिए वखनी एकदम टाइट रहता है। तो एगो सेना अपन पूरा सेना के अभ्यास करवा रहा है, युद्ध से लेकर के घोड़ा उड़ा एकदम सवार उड़वार एकदम हथियार चमचमैले। अब अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया है और 14वें शिलालेख में यह भी अपना दिया है भाई। 14वें शिलालेख में लिखा रहा है धर्म विजय की बातों को लेकर करके, और धर्म विजय जीवन जो है वो बिताने में जो है से कि प्रेरित कर रहा है जनता को। ये अशोक बात को भी लिखवाए है। तो कहते हैं कि अब क्या हुआ ना, लेकिन फिर भी खौफ जिंदा होता है। और जब तक अशोक का समय काल रहा, यहां पे अशोक का समय काल भी पुष्टि कर दे, याद रखेंगे 232 ईसा पूर्व तक लगभग अशोक हैं और तब तक जो है कोई मौर्य पे अटैक नहीं हुआ है। और जैसे इनकी अशोक की जब मृत्यु होंगे तो उसके बाद जो छोटे छोटे राजा आएंगे, इनके समय में कोई मौर्य का ये इधर का भाग आजाद होने लगेगा, अफगानिस्तान का क्षेत्र आजाद होने लगेगा, पाकिस्तान के क्षेत्र, इधर अलग अलग आदमी घुस आएगा, दूसर कोई विदेशी होगा और कुछ तो हम लोग देखेंगे कि देशी भी होगा जो यहीं के राजा को मार करके यहाँ वंश भी जो है वो अपना ला देंगे। तो चलिए इसी कड़ी को हम लोग देखें। सबसे पहले अगर बात को ध्यान रखेंगे कि मौर्य वंश के अंतिम जो राजा है उसका नाम है बृहद्रथ। अब ये बीच में दशरथ से भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको ये याद भी नहीं रखना है, डेटा ज्यादा नहीं बढ़ाना, जितना काम होगा बस उतना ही पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे बाद में आप याद रखें कि अशोक के बाद अगर कोई राजा बनता है तो उसका नाम क्या है, कुणाल है। और अंतिम राजा करके अगर पूछे कि मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन है तो वो आपका बृहद्रथ है। याद करिए इतिहास में बृहद्रथ के नाम से
दो बार हिट आदमी आ रहा है। एक तो जब हम मगध के उत्कर्ष पढ़ रहे थे तो सबसे पहले मगध में याद रखेंगे, मगध के पहले राजा की अगर बात कर ले तो वो राजा ही थे बृहद्रथ, लेकिन वही आदमी नहीं अभी तक जी रहे हैं, ये बृहद्रथ अलग है। और इसी बृहद्रथ का सेनापति था जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। ये ध्यान से सुनेंगे, इस बृहद्रथ का सेनापति यानी मौर्य वंश के अंतिम राजा का सेनापति है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग क्या कर दिया कि बृहद्रथ की हत्या कर दिया। और जब बृहद्रथ की हत्या कर दिया तो इन्होंने अपना एक नया वंश ही चलाया उसी मगध के क्षेत्र में ही। ये जो मगध का भाग है पाटलिपुत्र वगैरह इस समय, तो यहीं पर जो है ये अपना वंश चला रहे हैं और इस वंश का नाम दिए शुंग वंश। ये ध्यान से सुनेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग ने एक वंश चलाए जिसका नाम क्या है, तो शुंग वंश। आपसे पूछेंगे कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग। और ये एक ब्राह्मण थे और इसीलिए ये ध्यान में रखेंगे बात को, ये काफी यज्ञ वगैरह कराए हैं। और काफी नहीं, आप याद रखेंगे 2 ही बार यज्ञ कराए हैं। तो ये याद रखेंगे कि इतिहास में सबसे पहले 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने वाले अगर कोई शासक है तो उसको क्या कहते हैं सर, तो पुष्यमित्र शुंग कहते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बातें ये है कि एक कहते हैं द्यू अश्वमेध यानीन, ये ध्यान रखेंगे, जो कि पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है चूंकि ये 2 बार अश्वमेध करवाए थे। लेकिन एक बार और याद रखेंगे आप, जब हम आपको गुप्त वंश पढ़ाएंगे तो वहां एक कुमार देवी का लड़का आएगा, लिच्छवी का दोहित्र यानी नाती है। दोहित्र का मतलब इतिहास में नाती होता है, जिसको कहते हैं समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की जब बात आएगी तो वहां पे समुद्रगुप्त भी जो है वो अश्वमेध यज्ञ करता कहलाएंगे, तो वो भी अश्वमेध करवाएंगे। तो उनको समुद्रगुप्त को कहेंगे अश्वमेध, याद रखेंगे अश्वमेध पराक्रमक। ये ध्यान सुनेंगे, तो पराक्रमक, अश्वमेध पराक्रमक, ये गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त आएंगे उनको कहते हैं। जबकि द्यू अश्वमेध यानीन रखेंगे, या फिर आपको डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि 2 बार अश्वमेध कौन सबसे पहले किए हैं, तो वो है पुष्यमित्र शुंग। अब ये ध्यान से समझेंगे बात को। यहाँ पे ये शुंग वंश के संस्थापक भी है पुष्यमित्र शुंग, और इतिहास में 2 बार जो है वो अश्वमेध भी करा रहे हैं। कहते हैं कि 84,000 जो खास कर करके अशोक के टाइम में जो स्तूप बने थे, उन स्तूपों को तोड़वाने का काम कोई और नहीं, यही पुष्यमित्र शुंग कराए थे। लेकिन इस सब बात पर अभी आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये प्राचीन काल में अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग जानकारी मिलते हैं। तो जब तक ग्रंथ की बात नहीं की जाएगी तब तक इन बातों पे आपको ध्यान नहीं रखना है, और उतना आपको 12वां में छेड़िया करके नहीं पूछता है। इसीलिए बहुत सारी चीजों को हम पुष्यमित्र शुंग से संबंधित छोड़ रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं पूछेगा कि 2 बार कौन जो है पुष्यमित्र 2 बार यज्ञ करा रहा है। चलिए एक बार लेकिन देखते चलेंगे, तो ये याद रखेंगे। और यही पुष्यमित्र शुंग इंपॉर्टेंट आदमी इनके दरबार में है, जिनको हम आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग के ही दरबारी आदमी है जिनका नाम क्या है, तो वाल्मीकि है। वाल्मीकि का नाम आप लोग सुने होंगे, जो रामायण की रचना की है। ये ध्यान सुनेंगे, वाल्मीकि के द्वारा ही जो है वो रामायण की क्या की गई है, तो रचना की गई है। और वो रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि किनके दरबार में रह रहे हैं, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रह रहे हैं। और यहीं पे इतिहास में कई लोग जो खास करके सनातन धर्म के विरोधी होते हैं, जो नहीं मानते हैं कि कोई भगवान है, इस तरह से कोई जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ये वो रामायण वगैरह, इस सब को जो काल्पनिक मानते हैं कि सब ब्राह्मण के द्वारा कल्पना किया गया है, तो वही लोग यही एक अपना तर्क देते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का एक दरबारी आदमी वाल्मीकि है। और वाल्मीकि जिस रामायण की रचना किया है उसमें राजा राम, दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो कहीं ना कहीं पुष्यमित्र शुंग को ही एक आदर्श मानते हुए और वो पूरा रामायण की काल्पनिक रूप से वो रचना कर दिया है। तो उन बातों पर भी हमको नहीं रहना है, इस सब इतिहास में मतभेद का विषय है, ठीक है। बस आपको ये याद रखेंगे कि शुंग वंश का राजा है जिसको कहते हैं पुष्यमित्र शुंग, जो पहले किसका सेनापति था, तो ये बृहद्रथ का। लेकिन सेनापति क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या कर करके अपना वंश चला दिया। और यही मगध के बगल में ही याद रखेंगे कर्ण वंश चलता था, और इस सब के सब देशी है। इसके अलावा एक चेदी वंश है, और चेदी वंश कहां चलता था, तो ये जो ओडिशा का भाग है तटीय एरिया में, इस ओडिशा में पहले हम आपको पढ़ाए थे कलिंग के बारे में, अशोक से संबंधित में, कि अशोक 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन के बारे में बात लिखवाते हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे, तो इसी चेदी में यानी ओडिशा के क्षेत्र में जो चेदी वंश चल रहा है, और यही के राजा है जिसका नाम है प्रमुख खारवेल। ये ध्यान से सुनेंगे, इसके चेदी वंश के प्रमुख राजा खारवेल हैं, और खारवेल हाथी गुंफा अभिलेख लिखवाए हैं। और ये क्या लिखा रहे हैं, खारवेल जो है ये कहते हैं कि संभवतः यहां पर, चूंकि
ये पहले के इतिहास इनको मालूम होता है कि हमारे से पहले इस कलिंग के ऊपर में एक बार अटैक जो है ये मगध वाले का हुआ था, और उस समय में मगध में एक राजा जिसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद के बारे में बताए थे कि जिसका 9 पुत्र था, और अंतिम पुत्र की बात कर ले तो कौन था आपका, तो अंतिम पुत्र घनानंद था। तो महापद्म नंद का अंतिम औलाद है घनानंद। अब ये ध्यान सुनेंगे। और महापद्म नंद एक बार क्या किया था, तो ये उड़ीसा के क्षेत्र पर एक बार अटैक किया था, और यही अटैक करने के बाद यहां से एक जैन धर्म की प्रतिमा को लेकर करके और अपने यहां चला गया था। जब इस बात को पता आगे चल करके उड़ीसा में चेदी वंश के राजा खारवेल को पता चला, तो ये क्या किए कि ये तुरंत सेना तैयार करके मगध वाले पे अटैक किए, और मगध वाले पे अटैक कर करके ये खाली कहला बदला लेने के लिए। अब ये ध्यान सुनेंगे, तो इसको ये सब बात का जो वर्णन है वो कहां मिलता है, तो खारवेल एक गुफा अभिलेख लिखवाए हैं, इसको कहते हैं हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि खारवेल ने, याद रखेंगे, कहां पे अटैक करते हैं, तो ये मगध के क्षेत्र में। और इसके बाद अंतिम एक बात याद रखेंगे सातवाहन को लेकर के, कि सातवाहन क्या है, हम पढ़ते हैं सातवाहन में जो राजा आ रहे हैं ये तो अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे, तो शुंग और कर्ण के जो क्षेत्र है यहां पर भी आक्रमण कर करके इन सभी क्षेत्रों को ये क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। ऐसे फर्स्ट टाइम में अगर बात कर लेंगे तो सातवाहन पहले दक्षिण में ये राज करते थे। देखिए 4 देशी है, उनका क्षेत्र बता दे। मगध के क्षेत्र में जो है आपका शुंग है, और मगध के क्षेत्र में ही याद रखेंगे कण्व है, और याद रखेंगे उड़ीसा के क्षेत्र में चेदी है। सातवाहनों की बात कर ले तो ये दक्षिण भारत में है, लेकिन एक टाइम तक ये अपने क्षेत्र विस्तार करते करते ये आपका मगध का इलाका है ये भी जीत लेंगे। तो ये सब देशी है। और विदेशी की बात कर ले तो यहाँ एक हिंद यूनानी जो यूनान के तरफ से है, और बाकी 3 गो शक है, पहलव है, कुषाण है। ये तीनों के तीनों जो है वो उधर मध्य एशिया के क्षेत्रों से आए हैं। अब ये ध्यान से समझेंगे बात को। यहाँ सातवाहन से एक क्वेश्चन आता है जी कि सातवाहन पहली बार इतिहास में शीशे का सिक्का चलाता है। याद रखेंगे सबसे पहली बार भारत में शीशे का सिक्का यानी लेड का जो सिक्का है वो कौन चलाते हैं, तो सातवाहन चलाते हैं। ये लेड का चित्र देख सकते हैं जो आपको दिखने में ऐसा दिख पाएगा। कई लोग लगता है कि शीशा, अब देखिए कई लोग कांच कह देते हैं। अब कांच का मतलब होता है ना कि एक बार उधर से रोशनी अगर आएगा तो रोशनी, ये कांच पारदर्शी होता है, इधर से लाइट आएगा तो इधर इस तरफ चला जाएगा। अगर इसके एक भाग को अगर हम पेंट कर देंगे तो ये लाइट अगर आएगा तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कांच नहीं है, शीशा था, और इस शीशे का इस्तेमाल कर करके और सिक्के बनाए जाते थे। इस तरह के आप सिक्के जो है वो देख सकते हैं। तो ये सिक्के कौन चलाए, तो सातवाहनों ने। जबकि इससे पहले के अगर हम सिक्का की बात कर देंगे तो पहले पंचमार्क के सिक्के चलते थे। ये याद रखेंगे पंचमार्क के सिक्के, इसी को आहत सिक्के कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और जो इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता था, ये अनियमित आकार के होते थे। याद रखेंगे ये सबसे पहले तो ये चांदी का ये सिक्के बनते थे, लेकिन कई बार इसको जो है तांबे के रूप में भी देखा गया है। तो ये चांदी और तांबे दोनों के बनते थे, जिस सिक्कों को क्या कहते हैं, तो पंचमार्क वाले सिक्के कहते हैं, यानी आहत सिक्के। तो प्राचीन काल में ज्ञात, याद रखेंगे, पंचमार्क वाले सिक्के जिसको आहत सिक्के भी कहते हैं। और इसका आकार बताइए नियमित होता था कि अनियमित, तो अनियमित होता था, यानी कोई निश्चित आकार के सिक्का नहीं होता है। चलिए इसके बाद आगे बताएंगे कि यहाँ हिंद यूनानी है, और हिंद यूनानी यूनान के तरफ से आक्रमण हुआ, और यहाँ वाला जब भारत में आ गए तो एकरा में से एगो प्रमुख राजा, सबके एकदम क्रम आपको यहाँ ध्यान नहीं रखना है। तो हिंद यूनानी का एक प्रमुख राजा है जिसका नाम है मिनांडर, ये ध्यान सुनेंगे। और हिंद यूनानियों में से एक शाखा का ये एक बहुत ही महान शासक है, और इसका नाम क्या है, तो मिनांडर है। और मिनांडर और भारत के एक बौद्ध भिक्षु थे जिसका नाम है नागसेन, और ये दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। मिनांडर जो है से कि प्रश्न पे प्रश्न करते गए, और नागसेन जो है इनके प्रश्न का उत्तर दिए। और दोनों के बातचीत का अगर वर्णन किसी किताबों में मिलता है तो वो याद रखेंगे एक बौद्ध ग्रंथ है जिसको कहते हैं मिलिंद पन्हो, ये ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि मिनांडर और नागसेन के, याद रखेंगे, बीच बातचीत का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो मिलिंद पन्हो में। और ये मिलिंद पन्हो एक जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, यह बौद्ध धर्म से
तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है मिलिंद पन्हो और इसमें नागसेन और मिनांडर के बीच बातचीत का वर्णन है। मिनांडर कौन है? तो हिंद यूनानी एक राजा है जो गुप्त के बाद जो हिंद यूनानियों ने हम पे राज किए तो उसी का एक प्रमुख राजा है। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, ये मध्य एशिया से ये तीनों के तीनों आए हैं, शक, पहलव और कुषाण, जिसमें कुषाण पर स्पेशल क्लास 1 रहेगा क्योंकि कुषाण बहुत लंबा है और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके भर भर के आएंगे, तो कुषाण पे अलग से पढ़ाएंगे हम आपको, लेकिन थोड़ी सी हम आपको बता दें। देखिए इधर क्या है कि इधर जो सीमाएं है ना वो चीन जी का लग जाता है, ये ध्यान सुनेंगे, और चीन का इधर भाग जो है पूरा इस तरह से हो जाएगा। एक समय बताएंगे कि चीन के राजा पांचाल आएंगे और पांचाल अपन क्षेत्र इतना विस्तार करेंगे कि विस्तार करते करते रेशम मार्ग को जीत लेंगे और जीतते जीतते ये अपना जो क्षेत्र है वो एकदम काला सागर, कैप्सियन सागर, इस सबको लेकर के इधर जो है कि एकदम रोम ओमले ठेका देंगे, तो रोमन साम्राज्य तक जो है इनका क्षेत्र लग जाएगा। अब ये ध्यान सुनेंगे, इधर क्या है तो इधर मध्य एशिया का बेल्ट है, अभी ऊपर में एकदम रूस बहुत सारे देश है, और इधर दक्षिण एशिया, तो बीच में ये मध्य एशिया है। और मध्य एशिया में ये सब क्या होता था कि जनजाति रहते थे। जनजाति क्या करते थे कि चारा उरा कोई दूसरा जनजाति के ऊपर में गए और उस पर अटैक किए, वो कर चारा छीन लिए और वो जे पर ही अपना जैसे कि जानवर उनवर पाले, खाए पिए रहे, यानी ये लोग खाना बदोश जीवन जीते थे। बोले तो अस्थाई जीवन नहीं जिएंगे, और जब उस जंगल का चारा उरा खत्म हो जाएगा तब फिर ये लोग अगले जंगल में कहीं अगले जगह पे चल जाएंगे जहां मिट्टियां उपजाऊ मिले, जहां खाने पीने के कोई चीज मिल जाएगा, तो फिर वहां ये लोग चल जाते थे, वही खेती करेंगे, जंगल वगैरह काट कूट कर करके, और वही रहते थे, अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। अब यहाँ क्या हो गया कि यहाँ हम आपको कुषाण जब पढ़ाएंगे तो मालूम होगा, आपको वहां पढ़ाएंगे कैसे बुसुन जनजाति आएगा, कैसे हिंगनू आएगा, सर बात ना, वो सारी कहानी पढ़ाएंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इधर से सब लड़ करके आया था और आगे माहे बढ़ रहा था, एकरे एगो राजा जो है वो मरा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, तो जब राजा एक मरा जाता है, इन्हें चीन दने जाता है, लड़ाई होता है तो मरा जाएगा, तो आगे की ओर ऐसे बढ़ रहा था पश्चिम की ओर, और यहाँ पे जो कबीला मिलता है वो ओकरे मार्केट ठीक करता है और एकड़ क्षेत्रवा पे राज कर लेता है। तो यही जो पिटाया ना वो भाग करके भारत में आ जाता है, और वो कोई और नहीं, वही शक है। ये ध्यान सुनेंगे, वही कौन है? शक है। और शक के बारे में आपको यहाँ पढ़ना तो नहीं है, लेकिन जानकारी दे दे कि शक भारत के 5 क्षेत्रों, 5 टुकड़ों में जो है वो बट जाएंगे। सर बात ना, कोई अलग हो जाएंगे तो कोई अलग, शक के दूसरी शाखा पंजाब के साइड में, शक के तीसरी शाखा मथुरा साइड में, शक के अगर चौथी शाखा की अगर बात कर ले तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में, और शक के अगर पश्चिमी शाखा, 5वीं अगर शाखा कहेंगे तो ये आपका मालवा के उत्तरी क्षेत्र में। ध्यान सुनेंगे, तो पंजाब वाले क्षेत्र में शक की पहली शाखा हो गई, और दूसरी शाखा आपका मथुरा में बात कर ले, तीसरी शाखा इधर पश्चिम का जो भाग है, इधर गुजरात लगे है, इधर हो गया। और अगर चौथी शाखा, सॉरी ये दूसरी है, ये तीसरी है, पहली छोड़ दीजिए, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये मालवा के उत्तरी वाला भाग में ये 5वीं है। तो 5 अलग अलग क्षेत्रों में जो ये शक है वो बट जाएंगे, और इन 5 शक के जो क्षेत्र है उनकी राजधानी कहां होती थी? तो वही पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्र के आसपास में ये लोग अपनी राजधानी और अपने क्षेत्र को रखते थे। तो उसमें आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, एक चीज पढ़ना है कि यही शक को याद रखेंगे, पराजित किए एक राजा, मालवा के एक राजा थे जिसका नाम था विक्रम। यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक राजा है जिनका नाम है विक्रम, और ये विक्रम का किए यहाँ पे शक का डेरा था और शक को ये पराजित कर दिए विक्रम। और ये ध्यान सुनेंगे, देखिए शक भी एक जनजाति है, अब ये भारत का नहीं, ये विदेशी है, मध्य एशिया से आया है, ये इन्हें से पिटाया है तब भारत में आ गया है, और भारत में अलग अलग टुकड़ा में विभाजित करके राज कर रहा है। लेकिन ये विदेशी भले ही शक है, लेकिन जब भारत में आया तो कुछ वर्ष के बाद धीरे धीरे भारत के संस्कृतियां से ऐसे घुल मिल गया कि अब ये लगता ही नहीं था कि विदेशी है। समझ बात ना, यहां तक कि शकों ने भारत में जो प्रचलित बौद्ध धर्म थे, इस बौद्ध धर्म को भी अपनाना शुरू कर दिया। और काफी सारे कुछ ऐसे भी आगे जब हम आपको घटोत्कच गुप्त में पढ़ाएंगे तो आपको ये भी आपको जानकारी देंगे कि कैसे ये शक भी, कुछ ऐसे भी शक थे जो ललायित हो रहे थे कि हमको जो है कि क्षत्रिय बना दिया जाए, तो कुछ हिंदू में समा गए, कुछ बौद्ध में समा गए, और इस तरह से ये धीरे धीरे आगे चल के देसी टाइप के बन जाएंगे। लेकिन ये शक अभी जिसको विदेशी कर रहे हैं, तो मालवा के
क्षेत्र से राजा विक्रम जो है वो पराजित कर दिए किसको, शक को। और इधर मालवा के क्षेत्र में जितना भी यहाँ के आम आदमी का कर्ज था उस सब कर्ज को माफ कर करके और एक उपाधि धारण करते हैं और यही कहलाते हैं विक्रमादित्य। ये याद रखेंगे, इतिहास में पहले उपाधि लिए जिसको कहते हैं विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के उपाधि जो है काफी सारे राजा लेंगे। जब हम आपको गुप्त वंश पढ़ाएंगे तो वहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएंगे, समुद्रगुप्त का छोटा लड़का, और वो जब राजा बनेगा तो वो भी उपाधि धारण करेगा विक्रमादित्य। और जब फाइनली आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम लोग पानीपत के जब दूसरी लड़ाई देखेंगे कि बैरम खां जो है कि मेन लीड करेगा, राजा अकबर है लेकिन अकबर 14-15 साल का लौंडा, वो मैदान में नहीं उतरेगा। तो अकबर नाम मात्र का राजगद्दी राज्याभिषेक उसका किया गया है पंजाब के कलानौर में, लेकिन उसका जो संरक्षक है बैरम खां वही लड़ेगा पानीपत के मैदान में। और वो किससे लड़ रहा है तो हेमू से, उसको कहते हैं विक्रमादित्य हेमू। और अंतिम विक्रमादित्य के उपाधि धारण करने वाला जो पानीपत के मैदान में मारा जाएगा दूसरे युद्ध में, वो है कौन तो हेमू है। तो यहां पर याद रखेंगे ये राजा विक्रम जो है विक्रमादित्य के उपाधि धारण किए और 57-58 के दौरान यानी 57-58 के दौरान ये अपने यहां एक संवत की शुरुआती किए और इस संवत को कहते हैं विक्रम संवत, जो कि आज 2 संवत प्रचलित में है, एक शक संवत प्रचलित में है और एक आपका विक्रम संवत। शक संवत के बारे में बताएंगे कि आगे चल करके कुषाण जो है वो शक संवत जो है, कुषाण में एक राजा आएगा महान शासक जिसका नाम है कनिष्क, और कनिष्क जो है यही एक संवत चलाएंगे, इस संवत को कहते हैं शक संवत। लेकिन राजा विक्रमादित्य जो है ये चला रहे हैं कौन संवत तो विक्रम संवत। और दोनों संवत प्रचलित में है। गुप्त में हम लोग कुमार गुप्त में एक संवत पढ़ेंगे, लेकिन वो संवत भारत में प्रचलित नहीं रहेगा, गुप्त काल के बाद वो संवत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो चलिए यहां तक इतने बातें आपको ध्यान में रखना है। ये 57-58 में ये संवत चलाए है। बाकी जब संवत के बारे में बीच में हम आपको पढ़ाएंगे, संवत पढ़ाएंगे तो शक संवत के बारे में पढ़ाएंगे, विक्रम संवत के बारे में पढ़ाएंगे। जब आपका पैगंबर साहब आएंगे तो वो भी आप एक कैलेंडर चलाएंगे जिसको कहते हैं हिजरी संवत, सर बात ना। तो सब के बारे में बताएंगे कि हिजरी संवत में महीने कितने दिन का होता है, नया महीना कब से, आप साल का अंतिम महीना कब से, और ये विक्रम संवत और ये दोनों संवत में अलग है। ये दोनों में हम आपको सभी बताएंगे कि नया महीना अमावस्या के बाद होगा कि पूर्णिमा के बाद होगा, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं, केवल आप सीरीज में बने रहे। तो ये इस तरह से कहते हैं कि ये बातें यहां पर भी हुआ। और इधर के साइड में याद रखेंगे शक में ही एक इंपॉर्टेंट राजा आता है जिसका नाम है रुद्रदामन। ये ध्यान सुनेंगे, रुद्रदामन। और रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाते हैं और उस रुद्रदामन के अभिलेख से ये बहुत कुछ हमको जानकारी मिलता है। क्या जानकारी मिलता है तो गुजरात में स्थित जो गिरनार पर्वत है उस पे हम पहले आपको पढ़ाए थे, मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहे थे तो चंद्रगुप्त के काल में, कि गिरनार पर्वत के ऊपर में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था और उसकी मरम्मत आगे चल के अशोक करवाएं और फिर आगे चल करके रुद्रदामन वगैरह सब कराएं। तो उसकी जानकारी जो है ये रुद्रदामन के अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो रुद्रदामन कौन से संबंधित है तो ये शक वाले से ही संबंधित है। इस तरह से शक जो है मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा पहलव की बात कर ले तो ये भी ईरान के क्षेत्र से ही आ रहे हैं, ईरान वाला इस मध्य एशिया में ही आता है। और कुषाण की बात कर ले तो इसका तो लीला अपरंपार है, इसका स्पेशल कहानी चलेगा, अगले दिन एक कुषाण बता देंगे। तो ये मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य ये दोनों के बीच का काल, मौर्य बोले तो अशोक के बाद से धीरे धीरे बाहर से लोग आने शुरू होंगे और इतने बड़ा लीला होगा, 4 देशी 4 विदेशी। और जब तक जो है गुप्त वंश की स्थापना नहीं हो जाती है तो बीच का जो काल है यही सब का काल है और यही ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग लगभग अगले वीडियो क्लास में। कुछ छूटेगा भी तो हम आगे जो है सीरीज। अच्छा एक बात और, जो हम आपसे शुरू में वादा किए थे कि ये 321 क्यों लिखते हैं इस पे डिस्कस कर दे, नहीं तो आप कहेंगे कि फंसा के रख लेते हैं और अभी तक बता ही नहीं रहे हैं, लगता है अपने नहीं आता है का। चलिए ये ध्यान सुनेंगे। देखिए हम पहले बताएं आपको बीच में क्या बताए हैं कि किसी भी तरह से ये जानकारी नहीं मिल पाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ये लिखी नहीं जा रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना समय काल में ये मर रहे हैं। देखिए इस समय में जो जानकारी का जो सोर्स माना जा रहा है तो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है तो श्रीलंका में खास करके 2 महाकाव्य हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 2 बौद्ध महाकाव्य इसको आप कह सकते हैं, बौद्ध धर्म का महाकाव्य कह सकते हैं। एक का नाम है दीप वंश, ये ध्यान सुनेंगे, एक का नाम है दीप वंश और दूसरा का नाम है महावंश। और ये ध्यान से सुनेंगे,
ये महावंश से ही आपको बताए थे, ये एक महाकाव्य है। जैसे भारत में रामायण और महाभारत एक महाकाव्य है, उसी तरह से ये महाकाव्य इपिक है। और यहां से जानकारी मिलती है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार कर करके और राजगद्दी पर बैठ रहा है। अब ये ध्यान सुनेंगे तो बौद्ध ग्रंथों में ये भी बात का जिक्र नहीं है कि अशोक इतना वर्ष में राजा बन रहा है। अशोक ऐसे लिख रहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के इतना वर्ष यानी 218 वर्ष के बाद जो है वो राजा बन रहा है। कौन भाई? तो अशोक। अब ये ध्यान में रखेंगे तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि 324 से लेकर करके और 184-87 ऐसी अपना बताएंगे कि ये समय काल है। कुछ लोग कहेंगे 322 से लेकर के, ये ज्यादा प्रचलित है जी, और 184 ईसा पूर्व जो है ये आपका चला कोची नाम है इसका, तो मौर्य साम्राज्य। अब ये ध्यान सुनेंगे, एनसीईआरटी 321 से ये 184 मानती है। पता है क्या? देखिए, चाहे महावंश है चाहे दीपवंश है, यानी बहुत काफी सारे ऐसे ग्रंथों से और पुराणों से ये जानकारी क्या मिलती है कि पूरे मौर्य साम्राज्य वाले ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया है। अब इसका जिक्र मिलता है कि लगभग 137 वर्षों का शासन मौर्य वाले का है। तो अगर आप मानते हैं 322 से लेकर के 184, तो ये आपका टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप 321 से अगर 184 को अगर हम माने तो ये एकदम परफेक्ट ठहरेगा। 321 माइनस 184, अब ये करके देख सकते हैं, 11 में से 4 गया 7 और ये 11 में से 8 गया सर जी 3 और ये 2 में से 1 गया 1। तो अगर ये टाइम पीरियड को मानेंगे तो हमारी पुराण की भी बातें सही हो जाएंगे और जो श्रीलंका में काफी सारे बौद्ध धर्म से चीजें जो जुड़े हैं और वहां पर आपका मौर्य वंश का जो जिक्र मिलता है वो भी सही हो जाएगा। समझ बात में? लेकिन काफी सारे ऐसे भी लेखक लेखिका भारत में इंडिया के एकदम टॉप मोस्ट है जो वो टाइम पीरियड मानते हैं 324 से। अब 324 से उनके पीछे मानने का भी लॉजिक है, कोई बड़े आदमी होकर के ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मान लेगा कुछ हो। तो वो जो मानते हैं तो वो चीन से जुड़ जाता है। चीन में एक आदमी है जो 1 साल बीतता था भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद, 1 साल बीतता था तो 1 डॉट देता था, 2 साल बीत गया तो 1 और डॉट दे दिया और ऐसे वो डॉट दिया है। और उसी के ये किताबों से डॉटों की संख्या गिन करके जो टाइम पीरियड निकाला गया है मौर्य का वो आता है 324 ईसा पूर्व। आपको शॉर्टली हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो अब एक गिनाएंगे कितने डॉट वगैरह ये सब थे तो पागल हो जाओगे तुम। चलिए ध्यान रखेंगे, इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है 321। जो सर्वमत होता है, सर्वमान्य जो तिथियां होती है वही एनसीईआरटी प्रयोग करता है, तो यही तिथि को माने हम लोग तो ज्यादा बेटर है। तो आप बिल्कुल बेहिचक 321 ईसा पूर्व जो है वो मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।